नमस्कार मित्रों, मैं अंशुमान सिंह आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद रोहन सर पर फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पिछली कक्षाओं में शक वंश के कुछ शासकों को पढ़ा था हमने, और आज के क्लास में एक महत्वपूर्ण शक शासक रुद्रदामन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि चष्टन वंश का एक बेहतरीन शासक था। और यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत बेहतरीन किस्म के क्वेश्चन उठते हैं। तो आपने पिछली कक्षाओं में ये पढ़ा था कि मध्य एशिया से शकों का आगमन भारत की ओर हुआ था, और भारत में आने के पहले शक 5 शाखाओं में विभाजित हो चुके थे। एक शाखा आप देखे थे अफगानिस्तान में रहती थी, दूसरी शाखा पंजाब में रहती थी जिनकी राजधानी तक्षशिला थी, तीसरी शाखा मथुरा में रहती थी, चौथी शाखा उज्जैन में, और 5वीं शाखा नासिक में रहती थी। तो हम लोग पिछली क्लास में इन सब शाखाओं के बारे में एक बेहतरीन अध्ययन कर चुके थे। आज आप देखेंगे चष्टन वंश के एक महत्वपूर्ण शासक रुद्रदामन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चष्टन वंश का संस्थापक कौन था? ये शकों की एक शाखा चष्टन वंश भी है, और चष्टन वंश के संस्थापक चष्टन थे, और चष्टन के पुत्र रुद्रदामन थे। और रुद्रदामन के बाद आप देखेंगे अगले शासक या अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय थे। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक को देखते हैं। शक शासक रुद्रदामन के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो शक शासक रुद्रदामन का टाइमिंग है 130 ईस्वी से लेकर के 150 ईस्वी। कितना है? 130 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी शक शासक रुद्रदामन का टाइम पीरियड है। ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे इसके बारे में जानकारी का सबसे बेहतरीन स्रोत जूनागढ़ अभिलेख है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्रदामन के बारे में जानकारी का सबसे बेहतरीन स्रोत है। इसी से इसके युद्धों के बारे में, इसके साम्राज्य के बारे में और इसके बारे में हर जानकारी प्राप्त होती है जूनागढ़ अभिलेख से। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है। तो साक्ष्य जूनागढ़ अभिलेख से मिलते हैं इसके बारे में। इसने सिंध, मालवा, नर्मदा घाटी, काठियावाड़ और कोंकण क्षेत्र के बड़े भाग पर शासन किया। मैप के माध्यम से आपको सब कुछ समझाएंगे। देखिएगा, सिंध तो देख ही रहे हैं। अगला मालवा, नर्मदा घाटी, कोंकण, काठियावाड़, इन सब इलाकों को जीत करके अपने साम्राज्य का भाग बनाया रुद्रदामन, और यहाँ पर अपने शासन का संचालन किया। आपने देखा फिर से एक बार, सिंध, मालवा, नर्मदा घाटी, कोंकण तट और काठियावाड़ का क्षेत्र था। इन क्षेत्रों को मिला करके रुद्रदामन ने वहां पर अपने शासन का संचालन किया। ठीक है, याद हुआ कौन कौन सा क्षेत्र है? सिंध है, मालवा है, कोंकण है, नर्मदा घाटी है और गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र है। इन क्षेत्रों को रुद्रदामन के साम्राज्य का अंग हम लोग मानते हैं, इतिहास में देखते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक, गिरनार की प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। इसने गिरनार कहाँ पे है? गुजरात में ही है। देखिए, काठियावाड़ के जस्ट बगल गिरनार है। गिरनार में सुदर्शन झील है। सुदर्शन झील, आप बताइएगा सुदर्शन झील किसने खुदवाया था? सुदर्शन झील किसने खुदवाया था? आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिएगा। और सुदर्शन झील की मरम्मत कराने का कार्य किसने किया? रुद्रदामन ने किया। किसने? रुद्रदामन ने सुदर्शन झील को फिर से पुनर्निर्मित करने का काम किया या मरम्मत कराने का कार्य किया। ठीक है। अगला टॉपिक देखेंगे। अगला, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख था। इसके पहले जितने भी अभिलेख आपको मौर्य काल के दौरान मिलते हैं वो सब या उन सब की भाषा क्या है? प्राकृत है। प्राकृत में ही वो सब अभिलेख मिलते हैं। लेकिन आप देखेंगे जूनागढ़ अभिलेख जो है वो संस्कृत में खुदा पहला अभिलेख है। संस्कृत में खुदा पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख है। और आप देखेंगे संस्कृत भाषा को फिर से एक बार दरबार की भाषा बनाया। किसने? रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा को एक बार फिर से दरबार की भाषा बनाया। और आप देखेंगे कि जूनागढ़ अभिलेख जो है इसका वो संस्कृत में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। ठीक है। अगला पॉइंट आप देखेंगे, सर्वप्रथम संस्कृत व तिथि लेख युक्त सिक्के चलाए। सर्वप्रथम आप देखेंगे जो सिक्के चलाए किसने? रुद्रदामन ने। उस पे संस्कृत में लिखा गया है, सिक्के पर जो लेख है। उसके अलावा आप देखेंगे तिथि युक्त लेख भी रुद्रदामन ने ही अपने सिक्के पर खुदवाए।
इसके पहले सिक्के पर लेख नहीं मिलते थे, लेकिन रुद्रदामन एक ऐसा शासक है जिसने संस्कृत और तिथि युक्त सिक्के चलाए, जिसमें तिथि भी लिखी है कि वो सिक्का कब जारी हुआ है। ओके, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, रुद्रदामन नामक सिक्का भी चलवाया। रुद्रदामन ने रुद्रदामन नामक सिक्का भी चलवाया था। ये भी आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रुद्रदामन ने रुद्रदामन नामक सिक्का चलाया है। ठीक है, इसके आगे आप देखेंगे वैदिक धर्म का अनुयायी था। ये वैदिक धर्म का अनुयायी था। आपने क्या देखा कुछ देर पहले कि संस्कृत भाषा में अपना जूनागढ़ अभिलेख खुदवाता है, सिक्के पर भी संस्कृत में लेख लिखवाता है। और आप देखेंगे संस्कृत वैदिक लोगों की प्रमुख भाषा थी, तो वैदिक धर्म का भी पुनरुद्धारकर्ता या अनुयायी इस व्यक्ति को माना जाता है, इस राजा को माना जाता है। आगे आप पढ़ेंगे, वैदिक धर्म का अनुयायी था, महाक्षत्रप की उपाधि धारण किया। इसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण किया। इसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति भी रुद्रदामन ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सातवाहन शासक वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को इसने 2 बार हराया। आपने सातवाहन वंश पढ़ा है, सातवाहन वंश में वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को भी पढ़ा था। ठीक है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है। आपको मैंने पढ़ाया है, बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है, तो आप बताइएगा सातवाहन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो इसने सातवाहन शासक वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को 2 बार युद्धों में हराया, 2 बार युद्धों में हराया। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो रुद्र सिंह तृतीय। आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि सबसे बेहतरीन शासक कौन था? रुद्रदामन, और अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय। तो इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चौथी शताब्दी में पराजित कर शक शक्ति का उन्मूलन किया। तो छोटा सा पॉइंट है, कुछ भी नहीं इसमें। कहने का तात्पर्य यह है कि शक वंश में चष्टन वंश के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, उसने चौथी शताब्दी में हरा करके शक शक्ति का उन्मूलन कर दिया, शक शक्ति की समाप्ति कर दी। ओके, कुछ भी नहीं है। इसके आगे आप देखेंगे कुछ अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जैसे शकों की मुद्राएं ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी 3 लिपियों युक्त है। ये इन 3 लिपियों में भी शकों की मुद्राएं मिलती हैं, लेकिन संस्कृत में लेख किस शासक के सिक्कों पर मिलता है, किस शक शासक के सिक्कों पर मिलता है? तो आप क्या बताएंगे? रुद्रदामन। तो ये फिर से एक बार, शकों की मुद्राएं ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी 3 लिपियों युक्त है। अगला पॉइंट जो है आपका, सर्वप्रथम तिथि युक्त मुद्रा शकों ने जारी की। इसके पहले मुद्राओं पर जो सन मिलता है, किस सन में मुद्राएं पब्लिश हुई हैं, किस सन में उनको चलाया गया है, ये सब जानकारी पहले मुद्राओं पर नहीं मिलती थी, लेकिन शकों ने पहली बार तिथि युक्त सिक्के चलाए। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन, शक मुद्राओं पर शिव पार्वती के चित्र मिलते हैं। किसके मिलते हैं भैया? शिव पार्वती के चित्र मिलते हैं शक मुद्राओं पर। तो शक मुद्राओं पर शिव पार्वती के चित्र भी मिलते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप देखेंगे एक विदेशी आक्रमणकारी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके सिक्के पर शिव पार्वती के चित्र मिलते हैं। और जब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो कुछ भारतीय शासकों को नाम दे देता है, भारतीय शासकों का नाम दे देता है, और एक आध शक शासक का नाम देता है, तो लोग सोचते हैं कि भारतीय शासक ही होगा जिसके सिक्कों पर शिव पार्वती के चित्र मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शक शासकों के सिक्के पर पार्वती और शिव के चित्र भी अंकित मिलते हैं। तो मित्रों, ये हुआ आपका शक शासक रुद्रदामन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट शासक है इस वंश का। और आप देखेंगे अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पढ़ा ही आपने, तो रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जो कि गुप्त शासक है, उसने हरा करके शकों का उन्मूलन कर दिया। ठीक है, आपको चीजें बेहतरीन ढंग से समझ में आई होंगी। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा, मैं अगली क्लास में आपके कंफ्यूजन को दूर करूंगा। और इसी के साथ मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूं मित्रों, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।